हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट 1 के वीडियो में हमने देखा था कि एसिड बेस की वो तीन थ्योरी होती है, आर्रेनियस एसिड बेस थ्योरी, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस थ्योरी और लेविस एसिड बेस थ्योरी। उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, कब आयनिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है, स्ट्रॉन्ग वीक, सबके बारे में, एसिड बेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। के से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो एच ए, ये किस में टूटेगा, H प्लस और A माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। ये क्या है, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल है और ये डिसोसिएटेड आयंस है। इनके बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड होगा। इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कब होता है, जब वीक एसिड हो या वीक बेस हो। तो ये आयनाइजेशन कांस्टेंट, पहली बात ये हमेशा वीक एसिड या फिर वीक बेस के लिए कैलकुलेट करेंगे। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए क्यों नहीं करते आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होते हैं वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे ये अपन डिस्कस किया था HCl, लास्ट वीडियो में इसको डिटेल में देखा था कि ये 100% डिसोसिएट कैसे होता है, कैसे नहीं होता है ना, कौन होता है कौन नहीं होता। देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, ठीक है। अब ये किस में फॉर्म होगा, H प्लस और Cl माइनस में। ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा, मीन्स इसके बीच में आयनिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड होगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम जब भी स्टेब्लिश्ड होगा जब ये वीक कंपोनेंट हो। वीक कंपोनेंट वापस से रिवर्स जो रिएक्टेंट है वो फॉर्म कर सकते हैं प्रोडक्ट से, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो इसके लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ठीक है। पहले किसका लिखते हैं, प्रोडक्ट के H प्लस और A माइनस के कंसंट्रेशन लिखते हैं प्रोडक्ट की पहले, फिर रिएक्टेंट की H है, ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। ये जो टर्म लिखी है यही है आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ठीक है। बेस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं Kb और एसिड के लिए ये वीक कंपोनेंट है, इसके लिए तो K से कैलकुलेट करते हैं, इस बेस के लिए Kb से, ठीक है। अब इसको भी यहाँ साथ ले लेते हैं, Kb भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं Kb का, जैसे ये किसमें डिसोसिएट होगा, M प्लस और OH माइनस में। देखो इसके लिए आएगा, ये बेस है तो बेस के लिए आता है Kb, बेस के लिए Kb, एसिड के लिए Ka, वो भी वीक वाला कंपोनेंट, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं। तो इसके लिए क्या आएगा, इसकी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले तो, फिर नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये चीज क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस Kb, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, ये चीज है ये, ठीक है। आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस और ये है आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल एक, जैसे ये एसिटिक एसिड CH3COOH, ये किसमें ब्रेक होगा, ऐसे CH3COO माइनस और H प्लस में, ऐसे तो ब्रेक होगा। अब इसके अंदर ये कौन सा है, वीक एसिड है। ये वीक एसिड के अंदर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, Ka। तो Ka क्या आएगा इसके लिए, CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन, फिर H प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई CH3COOH की कंसंट्रेशन, ये लिखनी है यहाँ। अगर ये कोई स्ट्रॉन्ग वाला होता, ये अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होता, जैसे H2SO4 लेते हैं, तो ये किस में ब्रेक होगा, ये
इस फॉर्मेट में ब्रेक होगा H2SO4 2H+ और SO4 2- के अंदर ये ब्रेक होगा। तो इसके अंदर कभी भी हम Ka और Kb नहीं लिखते, Ka एंड Kb। Ka तो किसके लिए, एसिड के लिए कैलकुलेट करते हैं, Kb तो वैसे भी नहीं करेंगे इसके लिए, Kb तो बेस होगा उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए तो स्ट्रॉन्ग वाला कोई भी कंपोनेंट आ जाए, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, उनके लिए Ka और Kb कभी भी कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, ये Ka इसके लिए कैलकुलेट हो गया, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट नहीं होती। एक Kb का एग्जांपल लेते हैं, जैसे वीक बेस NH4OH, ये इस तरह फॉर्म होगा NH4+ और OH-। तो इसके लिए क्या आएगा, Kb। स्ट्रॉन्ग वीक एसिड के लिए तो Ka और वीक बेस के लिए Kb। ठीक है, यहाँ NH4+ और OH-, फिर नीचे NH4OH। इस तरह से कैलकुलेट करना है आपको Ka और Kb। और ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, Ka और Kb कैलकुलेट होता है वीक एसिड और वीक बेस के लिए, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट का यूज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, केवल वीक एसिड और वीक बेस के लिए आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको Ka और Kb का पता चल गया, अब आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर कैसे कैलकुलेट करेंगे। आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं Kw से, उनको रिप्रेजेंट करते हैं Ka और Kb से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Kw से। ठीक है, ये कैलकुलेट करते हैं। देखो एक H2O का मॉलिक्यूल है, एक H2O का और मॉलिक्यूल है, रिएक्ट किया, यहाँ बना H3O+ और OH-, ये फॉर्म हुआ। अब इसके लिए इक्विलिब्रियम की रिएक्शन जो क्या आएगी, K की वैल्यू क्या आएगी, H3O+। जब ये लिखते हैं तो पहले किसका लिखते हैं, प्रोडक्ट का, फिर रिएक्टेंट का। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये आ गई। अब ये क्या है, H2O और H2O, इसको H2O की पावर 2 लिख दूं, इस टर्म को इस तरफ ले जाते हैं, ये क्या है H3O+ और OH-। ये टर्म है ना, ये टर्म, इसको कहते हैं Kw। ये है अपने पास Kw, और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। Kw की वैल्यू क्या होती है, Kw की वैल्यू होती है 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 298 केल्विन, इस टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 10⁻⁻14। तो ये क्या था, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। इससे पहले क्या देखा, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड और आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, वो उनको किससे रिप्रेजेंट किया था, Ka और Kb से, और इसको Kw से। ये रिलेशन यहाँ आ गया, और Kw की वैल्यू 10⁻⁻14। अब देखो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, वो कैसे ड्राइव करते हैं, वो काफी जगह यूज होगा आपके। रिलेशन बिटवीन Ka, Kb एंड Kw, इनके बीच में रिलेशन देखो, तो Ka इंटू Kb इक्वल्स टू Kw, ये रिलेशन होता है। ये क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर, ये है आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, और ये क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, और Kw क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, ये इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻14। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये रिलेशन हो गया Ka, Kw और Kb, इनके बीच में
ये रिलेशन हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट लो है ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लो, ये बहुत यूज होता है, आगे जितने भी क्वेश्चन देखेंगे उनमें सब में यूज होगा। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लो, अगला है अपना टॉपिक ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लो, ये कैलकुलेट करना है हमको। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लो, इसको समझना है, ये भी वीक कंपोनेंट के लिए कैलकुलेट होगा, वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो उनके लिए कैलकुलेट होगा, स्ट्रॉन्ग के लिए कैलकुलेट नहीं होगा। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लो इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, इनके लिए ही एप्लीकेबल होगा, स्ट्रॉन्ग के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो उनके बीच में इक्विलिब्रियम तो स्टेब्लिश होता नहीं है, वो 100% डिसोसिएट हो जाती है। देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं, एक जैसे ये है, ये एट इनिशियल स्टेज इसकी कंसंट्रेशन सी है, ये भी इक्विलिब्रियम में है नहीं तो इनकी 0 है। अब ये इक्विलिब्रियम में आएगा तब क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम ये सी है, इसमें से सी अल्फा कम हो जाएगा, ये सी है इसमें से सी अल्फा कम हो जाएगा, तो यहाँ इनकी स्टैचोमेट्री 1 1 1 है, तो ये इसकी 1 से सी अल्फा है तो इनसे भी सी अल्फा फॉर्म हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब देखो इसके लिए के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू तो आएगी ना, क्योंकि ये एसिड है तो के की वैल्यू क्या आ गई, सी अल्फा और नीचे सी माइनस सी अल्फा, ये आ गया। कॉमन वाला पार्ट क्या है, इनको मल्टीप्लाई करो, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और नीचे सी कॉमन आ रहा है तो ये बचा 1 माइनस अल्फा, ये आया हमारे पास, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, सी से सी स्क्वायर वाला एक सी कैंसिल हो गया, बचा क्या सी अल्फा स्क्वायर, सी इधर क्या है के किसके इक्वल है, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा के इक्वल है। ठीक है, अब देखो अल्फा की वैल्यू है ना, ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है 1 से, तो इसको क्या करते हैं, वेरी वेरी स्मॉलर देन 1, तो इसको अल्फा को क्या करते हैं हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो क्या आएगा, के की वैल्यू क्या आ गई, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, यहाँ 1 बचा। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट के ए बाई सी, ये अल्फा की वैल्यू आ गई अंडर रूट के ए बाई सी। देखो ये तो नीचे तो 1 है, सी को इस तरफ भेज दो और ये स्क्वायर इसको इस तरफ ले जाओगे तो ये जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट के ए बाई सी, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। ये अल्फा की वैल्यू किसके लिए आई, के किसके लिए क्या लिखते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। ठीक है, जब भी ये आपको दिखे एक H प्लस में ब्रेक हो तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है के, लेकिन यही अगर ये हो 2H प्लस में ये ब्रेक डाउन हो तब ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके पीछे का रीजन क्या है। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल किसके लिए, मोनोबेसिक के लिए। मोनोबेसिक कौन से होते हैं, जो केवल एक H प्लस दे उनको कहते हैं मोनोबेसिक, जो केवल एक H प्लस दे, केवल एक H प्लस, उनको कहते हैं मोनोबेसिक। तो ये फॉर्मूला केवल और केवल मोनोबेसिक के लिए एप्लीकेबल है। अगर ये डाइबेसिक आ जाए तो एप्लीकेबल नहीं है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं डाइबेसिक का। ये फॉर्मूला क्या है, इसको आपको याद रखना है। अल्फा की वैल्यू आई अंडर रूट के ए बाई सी, ये किसके लिए, केवल मोनोबेसिक के लिए। अब एक डाइबेसिक के लिए लेते हैं, H2CO3 जो कि क्या है, H2CO3 जो कि क्या है, वीक एसिड है। ये किस में फॉर्म होगा, 2H प्लस और CO3 2 माइनस, इसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। इसका इनिशियल एट इक्विलिब्रियम एट इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, C, और इसकी 0 0 मान लेते हैं। इक्विलिब्रियम पर बताओ कितनी होगी, ये C है तो इसमें से C अल्फा ब्रेक हो जाएगा और ये कितना फॉर्म होगा। देखो इसकी स्टैचोमेट्री 1 थी, पहले 1 से 1 बन रहा था, लेकिन इसे 1 से 2 बन रहा है तो C अल्फा या 2 C अल्फा फॉर्म होगा और ये C अल्फा फॉर्म होगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या निकालेंगे, K की वैल्यू निकालनी है। तो K की वैल्यू क्या आएगी,
पहले क्या लिखते हैं यहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 2C अल्फा और यहाँ C अल्फा, ठीक है। और जो ये स्टैचोमेट्री है इसको हम लिखते हैं इसकी पावर में, ठीक है। यहाँ तो 1 1 है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। और यहाँ H2CO3 ये कैलकुलेट ये आएगा, ठीक है। अब देखो H2CO3 इसकी कंसंट्रेशन कितनी है C माइनस C अल्फा, ये लिखते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन पार्ट क्या है, इसको करो, इसको स्क्वायर ओपन होगा तो ये क्या फॉर्म होगा 4C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और यहाँ C अल्फा, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा कॉमन पार्ट C 1 माइनस अल्फा, ठीक है। एक C से ये C कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बच अल्फा को हम एक से बहुत ज़्यादा छोटा मान लेते हैं, एक से बहुत ज़्यादा स्मॉलर, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, ठीक है। तो हमको के कैलकुलेट करना है, तो के क्या आएगा, ये आएगा 4C स्क्वायर अल्फा की पावर 3, ये टर्म आएगी हमारे पास। हमको कैलकुलेट क्या करना है अल्फा, तो अल्फा क्या आएगा इसके लिए, इस पूरी टर्म को नीचे ले जाओ, ये क्या आएगा के बाई 4C स्क्वायर, ये अंडर रूट में ना के किस में जाएगा पावर 1/3 में, क्योंकि अल्फा क्यूब था, क्यूब जाएगा तो उस तरफ 1/3 में चला जाएगा। देखो ये स्क्वायर होता है, इस तरफ जाता है, जैसे ये b है तो इस तरफ जाएगा तो क्या होगा b की पावर हाफ हो जाता है, अंडर रूट स्क्वायर तो कहते हैं ना हाफ। लेकिन यही अगर क्यूब हो, यही अगर ये चीज़ क्यूब में हो तो ये किस में जाएगा b की पावर 1/3 इसमें जाएगा, ठीक है। ये ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए देखा, डाई एसिडिक, वो भी वीक कंपोनेंट। अगर ये ऐसा हो जाए तो H2SO4 आ जाए तो 2H प्लस और SO4 2 माइनस। अब आप इसमें ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ नहीं लगा पाओगे, क्यों, क्योंकि ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। इनिशियली अगर इसकी कंसंट्रेशन C है, ठीक है, तो फिर क्या होगा ये और इनकी 0 0 है तो ये कितना हो जाएगा C, ये 2C और ये C 100% डिसोसिएट हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। तो जो स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग हो गए, स्ट्रॉन्ग चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, उनके लिए ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग आ जाए तो आपको डायरेक्ट स्टैचोमीटर देखनी है और वो कंसंट्रेशन C 100% डिसोसिएट हो जाता है स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। केवल वीक वालों के अंदर ही ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगेगा। अब हम देखते हैं बेस के लिए। बेस के लिए अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, के आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड और C क्या है कंसंट्रेशन। वीक बेस के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, अल्फा की वैल्यू अंडर रूट KB/C, ये इस तरह से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये इस फॉर्मेट में ब्रेक होगा M प्लस और OH माइनस। एट इनिशियल स्टेज पर क्या दे रखी है इसकी कंसंट्रेशन C, ये 0 0, और इक्विलिब्रियम पर क्या आएगा एट इक्विलिब्रियम, ये C माइनस अल्फा और ये C अल्फा। KB कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले लिखेंगे किसका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन C अल्फा, फिर ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C अल्फा, क्या आएगा ये C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन पार्ट है C तो बचेगा 1 माइनस अल्फा, तो C से C स्क्वायर वाला एक कैंसिल हो जाएगा। क्या रिजल्ट है हमारे पास C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। फिर से अल्फा की वैल्यू एक से बहुत ज़्यादा छोटी है, इसलिए अल्फा को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो नीचे क्या रहेगा 1 रहेगा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट KB/C, अंडर रूट KB/C, ये तो अल्फा की वैल्यू अंडर रूट KB/C। और ये आपको याद रखना है अंडर रूट KB/C किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर मोनो एसिडिक। मोनो एसिडिक कौन से होते हैं, मोनो एसिडिक जो केवल एक ही OH माइनस दे या रिलीज करे, और ये केवल और केवल मोनो बेसिक के लिए जो केवल एक ही H प्लस दे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, अल्फा इक्वल टू K/C, अल्फा इक्वल टू KB/C, ठीक है।
अगर यही सेम यही अगर ऐसा दे रखा हो एग्जाम्पल NH4OH, तो ये किस में ब्रेक होगा? NH4, और डायरेक्ट जो इनकी कंसंट्रेशन है ये फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल देख लिया, सेम वही प्रोसेस रहेगा पूरा जैसा का जैसा देखा था ये यहाँ से। लेकिन यही अगर कोई डाई आ जाए, ट्राई एसिडिक आ जाए, जो 2 से ज़्यादा OH माइनस रिलीज करे, ठीक है, वो भी वीक कंपोनेंट, तब ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या देखा हमने इस वीडियो में? हमने देखा कि A कैसे कैलकुलेट करते हैं, KB कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इनका रिलेशन क्या था? KW था। इनको कैलकुलेट करना देखा, KW देखा, और ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ देखा, केवल वीक कंपोनेंट के लिए होगा। अगर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH लेते हैं, तो ये किस में ब्रेक होगा? Na+ और OH माइनस। इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन C दे रखी है, तो फिर क्या होगा? ये 100% डिसोसिएट होके ये CC फॉर्म कर लेगा दोनों। इसमें ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, और इसमें नहीं इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के पार्ट है, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, वो 100% डिसोसिएट हो जाती है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस में दिक्कत आ रही है कि भाई कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो देखो इससे पहले मैंने 3 थ्योरी बताई थी, आर्रेनियस की, लेविस की और ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। इन तीनों थ्योरी में मैंने बताया था कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है कौन सा वीक होता है। अगर आपको डाउट आ रहा है इनमें, तो उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ से देख लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।